नमस्ते बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 के चौथे टॉपिक के विकेंद्रीकरण के बारे में समझेंगे। व्यवस्था तंत्र का अध्ययन करने से दो बातों की स्पष्टता होती है। पहला है, कितनी ही व्यावसायिक इकाइयां ऐसी होती हैं कि जिनमें मात्र उच्च स्तर पर ही अधिकार केंद्रित होते हैं, उच्च स्तर द्वारा ही अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा है, कितनी व्यावसायिक इकाइयों में हर स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को अमुक निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। ये अपने कार्य के संदर्भ में योग्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यानी कि हर छोटी छोटी चीज के लिए उच्च स्तर तक जाने की जरूरत नहीं होती है। हर विभाग के, हर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं, उन्हें कुछ हक दिए गए रहते हैं कि कोई निर्णय अगर लेना है तो वो त्वरित रूप से ले सकते हैं। उन्हें उच्च स्तर तक जाने की जरूरत नहीं होती है। प्रथम प्रकार के व्यवस्था तंत्र में उच्च स्तर पर ही अधिकार केंद्रित होने से उसे केंद्रीकरण कहते हैं, जबकि दूसरे व्यवस्था तंत्र में प्रत्येक स्तर पर निश्चित अधिकार दिए जाने के कारण इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्या होता है? प्रथम प्रकार के व्यवस्था तंत्र में उच्च स्तर पर ही अधिकार केंद्रित होने से उसे केंद्रीकरण कहते हैं, जबकि दूसरे व्यवस्था तंत्र में प्रत्येक स्तर पर निश्चित अधिकार दिए जाने के कारण इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अब है इसका विचार। विकेंद्रीकरण का विचार अधिकार और दायित्व के साथ जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। अधिकार और दायित्व के साथ जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। संचालकों के द्वारा अधिकार केंद्रित रखना या विकेंद्रित करना स्वयं निश्चित करना होता है। इकाई के संदर्भ में निश्चित करते समय छोटे कद की इकाइयों के लिए केंद्रित अधिकार का विचार और विशाल कद की इकाइयों के लिए विकेंद्रित अधिकार का विचार सफलता दिला सकता है। छोटी इकाइयों के लिए क्या होना चाहिए? केंद्रित अधिकार, और विशाल इकाइयों के लिए विकेंद्रित अधिकार का विचार उन्हें सफलता दिला सकता है। तो ये था विकेंद्रीकरण का विचार। अब है अर्थ। उच्च स्तर से निम्न की ओर क्रमशः अधिकार सौंपने के व्यवस्थित प्रयत्न को विकेंद्रीकरण कहते हैं। किसे कहा जाएगा विकेंद्रीकरण? उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्रमशः अधिकार सौंपने के व्यवस्थित प्रयत्न को विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब है विकेंद्रीकरण की व्याख्या। हेनरी फेयल के अनुसार अधीनस्थों के अधिकार सौंपकर वे कार्य विभाजन करके निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना अर्थात कि विकेंद्रीकरण। हेनरी फेयल के अनुसार किसे कहेंगे? अधीनस्थों को अधिकार सौंपकर कार्य विभाजन करके निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना अर्थात कि विकेंद्रीकरण। ऐसे प्रबंध के जिस स्तर पर कार्य करना है उस स्तर पर कर्मचारी को निर्णय लेने का अधिकार देने को विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब है महत्व। संचालन की सफलता का आधार ज्यादातर अधिकार और दायित्व के योग्य विभाजन पर है। केंद्रीकरण में आत्मकेंद्रित, अवैज्ञानिक निर्णय, असहयोग, विशिष्टीकरण का अभाव और अधिक कार्यभार जैसी हानियां होती हैं। इसीलिए अधिकार और दायित्व के उचित विभाजन के कारण विकेंद्रीकरण का विचार खूब प्रचलित हो गया है। आधुनिक समय में व्यावसायिक इकाइयों में विकेंद्रीकरण का उपयोग बड़े पैमाने पर होता दिखाई देता है। त्वरित निर्णय। विकेंद्रीकरण में जिस किसी कार्य के साथ जो व्यक्ति जुड़े हैं उन्हें उस कार्य का प्रवृत्ति के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाती। जिस कार्य के साथ अगर जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसे उससे संबंधित त्वरित निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। इसीलिए जिस स्तर पर कार्य करना है वही निर्णय लेकर उसका अमल प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए निर्णय त्वरित और प्रभावपूर्ण लिया जाता है। उसमें किसी के इंतजार नहीं करना होता है, वेट नहीं करना पड़ता है कि भाई अभी उनसे पूछेंगे, वो क्या बताएंगे तब हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं होता है। जो भी कोई निर्णय लेना होता है वो व्यक्ति तुरंत त्वरित रूप से ले सकता है। उच्च स्तर के कार्यभार में कमी। उच्च स्तर ऐसा स्तर है जहां ज्यादातर नीति विषयक निर्णय लिए जाते हैं। विकेंद्रीकरण द्वारा मध्य या निम्न स्तर को विविध निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है, जिससे उच्च स्तर के संचालकों के कार्यभार में कमी हो सकती है। तीसरा है अभिप्रेरणा में वृद्धि। विकेंद्रीकरण से कर्मचारी के आत्मगौरव और अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। उच्च स्तर द्वारा मध्य स्तर और निम्न स्तर के कर्मचारियों को जिस किसी भी कार्य संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई हो और उनके द्वारा लिए गए निर्णय सफल होने से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वे विविध परिस्थितियों में किस प्रकार निर्णय लेकर उनका सामना कर सकते हैं, इसका अनुभव प्राप्त होता है। चौथा है संचालकीय प्रतिभा का विकास। विकेंद्रीकरण में मध्य और निम्न स्तर के कर्मचारी उनके अधिकार के अनुरूप निर्णय लेते हैं और उसके परिणाम संबंधी दायित्व स्वीकार करते हैं। उनको जिस किसी कार्य के लिए स्वतंत्रता
दिए जाने से उनमें अधीनस्थों का नेतृत्व करना, उनके मध्य संकलन साधना, स्वयं के कार्यों का आयोजन करना और नियंत्रण बनाए रखना जैसी योग्यता विकसित होती है, जिससे कर्मचारियों को विविध परिस्थितियों में निर्णय लेकर अपनी प्रतिभा बताने का अवसर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा भावी संचालकों का निर्णय होता है। 5वां है प्रभावशाली नियंत्रण। प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों के पास पर्याप्त अधिकार होने से अपने अधीनस्थों की गलती के लिए दंडात्मक कदम उठाना सरल हो जाता है, जिस कारण प्रभावशाली अंकुश बना रहता है। 6ठा है संवादिता का सर्जन। विकेंद्रीकरण द्वारा प्रत्येक स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके विशेष महत्व दिया जाता है। प्रत्येक स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों अर्थात कि आदेश देने वाले और सहायकों के मध्य चर्चा विचारणा द्वारा योग्य निर्णय लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक समूह दूसरे समूह के संपर्क में आता है। इससे इकाई में सहयोग का वातावरण सर्जित होता है और संवादिता का सर्जन होता है। तो ये थे विकेंद्रीकरण के बारे में विकेंद्रीकरण के महत्व के बारे में हमने समझा। अब है सीमाएं। जहां बहुत ही छोटे पैमाने पर व्यवस्था तंत्र की रचना करनी हो, साथ ही व्यवसाय के सहयोगों की सुरक्षा कठोरता से करनी आवश्यक हो, ऐसी परिस्थितियों में विकेंद्रीकरण नहीं अपनाया जा सकता है। कई बार समान नीति के अमल के अभाव में और संकलन के अभाव के कारण विकेंद्रीकरण असफल हो जाता है। अधिकार सौंपना। अर्थ नियम की दृष्टि से अधिकार अर्थात नियम अनुसार कदम उठाने का अधिकार, परंतु व्यवसाय इकाई में संचालन की दृष्टि से देखें तो अधिकार अर्थात आदेश देना और उसका पालन हो यह देखने का अधिकार। अधिकार सौंपने में नियम की दृष्टि से अधिकार अर्थात नियमानुसार कदम उठाने का अधिकार, परंतु व्यवसायिक इकाई में संचालन की दृष्टि से देखें तो अधिकार अर्थात आदेश देना और उसका पालन हो रहा है या नहीं इसको देखना, उसे अधिकार करना। अधिकार में इनका समावेश होता, आदेश देना और उन आदेशों का पालन हो रहा है कि नहीं वो देखना। जैसे इकाई का कद विस्तृत होता जाता है वैसे उच्च संचालक कितने ही कार्यों संबंधी अधिकार और उसका अमल होता है या नहीं यह देखने का अधिकार अपने सहायकों को सौंपते हैं। सहायक उनको सौंपे गए कार्यों को प्रभावशाली रूप से पूर्ण कर सके, इसके लिए उन्हें कार्य करने और उसका अमल हो यह देखने के लिए अधिकार देने पड़ते हैं, जिसे अधिकार सौंपना कहते हैं। वैसे सामान्य अर्थ में कहा जाए तो अधिकार सौंपना अर्थात कार्य को दूसरे को सौंपना और कार्य को करने के लिए अधिकार देना। व्याख्या। लुईस एलन के अनुसार अधिकार सौंपना ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संचालक अपने को प्राप्त अधिकार में से अपने सहायकों को कार्य कर्तव्यों के साथ अधिकार सौंपता है और सहायक अन्य व्यक्तियों के सहयोग से कार्य को अमल करवाने के उद्देश्य से इसको सचेतता से स्वीकार करता है। अधिकार सौंपने में दायित्व का विचार भी पूरक है। सहायकों को अधिकार देने से उस कार्य के अमल के प्रति सहायकों का दायित्व होता है, परंतु उस कार्य के परिणाम का अंतिम उत्तरदायित्व तो उच्च अधिकारियों का ही रहता है। अर्थात अधिकार सौंपना दायित्व से मुक्ति का मार्ग नहीं है। अब है महत्व। अधिकार सौंपना उच्च संचालकों को कार्य से राहत देता है, जिस कारण वे नीति विषयक निर्णयों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिनके द्वारा संचालन कार्यक्षम रूप से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अधिकार संचालन की चाबी है, जबकि अधिकार सौंपना व्यवस्था तंत्र की चाबी है। पहला है कार्यक्षम संचालन। अधिकार सौंपने के कारण इकाई के उच्च स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के कार्यों में कमी होती है। दैनिक कार्यों को अन्य स्तर पर सौंपने से उच्च स्तर के संचालक महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देकर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, जिस कारण से संचालन कार्य प्रभावशाली हो जाता है। दूसरा है कर्मचारी विकास। इकाई में कार्यरत विविध कर्मचारियों को अधिकार सौंपने के द्वारा विविध निर्णय लेने का अवसर प्राप्त होता है, जिस कारण उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
बार बार एक ही प्रकार के निर्णय लेने से उनकी निर्णय शक्ति अधिक से अधिक तर्क संगत और प्रभावपूर्ण होती है। तो इस तरीके से कर्मचारी कार्यक्षमता का विकास होता है, कर्मचारी का विकास होता है। तीसरा है अभिप्रेरणा। अधिकार सौंपने से कर्मचारियों की प्रतिभा को विकसित होने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे अनेक मनोवैज्ञानिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। जब अधिकारी द्वारा सहायकों को कार्य सौंपा जाता है और दायित्व दिया जाता है, तब अनिर्दिष्ट मात्र कार्य के सहभागी नहीं होते हैं, बल्कि कार्य की सफलता से उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होती है, जिससे कर्मचारियों को प्रेरणा प्राप्त होती है। चौथा है विशिष्टीकरण का लाभ। इकाई में कार्यरत सभी व्यक्तियों के पास सभी प्रकार के कार्यों की कुशलता या सक्षमता न हो, यह स्वाभाविक है। अधिकार सौंपने के कारण अलग अलग व्यक्तियों को कार्य का दायित्व और अधिकार दिए जाते हैं। हर व्यक्तियों की योग्यता, कुशलता और ज्ञान अलग अलग होने से विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है।